हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें अगला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है। तो सामान्य अध्ययन में आपका जो करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। तो इसके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसमें रखे हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से इसकी पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लें और उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पिछले 10-12 दिनों से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ है, तो वो डिस्टरबेंस किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि मेरी अपनी स्वास्थ्य तकलीफों के कारण हुआ है। मतलब बुखार वगैरह आने, कोल्ड के कारण दिक्कतें हो रही हैं, तो इस वजह से आपका मैं प्रॉपर वीडियो बना नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आगे नहीं बनेंगे। लगातार जैसे ही तबीयत अच्छे से ठीक होती है मैं आपके लिए लगातार वीडियो अवेलेबल कराना शुरू कर दूंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार जो आपके ओस्लो की शांति संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है वो आपका 2023 के लिए दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी आपका ईरानी महिला है जिन्होंने आपका महिलाओं के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इसी के लिए उन्हें 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। वेटलैंड शहर, वेटलैंड का मतलब होता है आपका नम भूमि या आर्द्र भूमि। जो आपका अंतरराष्ट्रीय रामसर समझौता है उसके अनुसार आर्द्र भूमि उन भूमि को कहा जाता है जिनकी गहराई 6 मीटर से कम हो और जो आपके तटवर्ती क्षेत्र भी हो सकते हैं, झीलें भी हो सकती हैं और आपका तालाब भी हो सकते हैं या दलदलीय क्षेत्र भी हो सकते हैं, उन्हें हम नम भूमि कहा जाता है। क्योंकि नम भूमि आपके बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जो पृथ्वी के लिए एक तरीके से आपका गुर्दों का कार्य करते हैं, उसे प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, हमारे वातावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय रामसर समझौते के तहत आपके रामसर साइट्स घोषित की जाती है। तो वेटलैंड भी उसी की एक प्रक्रिया है। वेटलैंड का मतलब नम शहर। तो वो आपका पहला जो वेटलैंड बना है वो बना है उदयपुर, राजस्थान का। उदयपुर, वैसे तो राजस्थान आपके रेगिस्तान में है लेकिन उदयपुर में आपके कई सारी झीलें होने के कारण इसे आपका पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ये महारत्न नहीं है, नवरत्न है। 16वीं नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, हाल ही में 2 कंपनियों को आपका नवरत्न का दर्जा और प्रदान किया गया है। नहीं तो 14 थी, अभी 16 हो गई हैं। तो इसमें 16वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो बनी है रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, RITES, रेलवे इंडिया आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को आपका भारत सरकार की यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न उन कंपनियों को दिया जाता है जो पिछले 3 सालों से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए भारत सरकार को मुनाफा दे रही हैं और साथ ही साथ इन कंपनियों के आपके जो टर्नओवर होते हैं एक निश्चित क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं और ऐसा दर्जा मिलने के बाद यह कंपनियां आपका बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए स्वायत्त हो जाती हैं। उनके लिए उसे किसी भी आपके सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, जो उनकी सीमाएं तय होती हैं उनके लिए। तो मौर्य काल में कंठक शोधन कहलाता था। मौर्य काल में कंठक शोधन, मौर्य काल, गुप्त काल और दिल्ली सल्तनत, 3 जगह की शब्दावलियां आपके परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती हैं। कोई भी परीक्षा हो, जीएस में, इतिहास में 3 जगह की शब्दावलियां हैं। मौर्य काल की प्रशासनिक शब्दावलियां, गुप्त काल की प्रशासनिक शब्दावलियां और दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक शब्दावलियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो मौर्य काल में कंठक शोधन कहा जाता था फौजदारी न्यायालय। फौजदारी मतलब न्यायालय 2 तरीके से होते हैं, एक होता है आपका क्रिमिनल कोड, एक होता है सिविल कोड। क्रिमिनल कोड जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण जो फौजदारी यानी कि जो आपके क्राइम के जो वाद होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। सिविल न्यायालय में संपत्ति के वाद या फिर घरेलू आपके जो विवाद होते हैं उनके वाद, इस तरीके की चीजें आपके वहां पर जाती हैं। तो फौजदारी न्यायालय को आपका कंटक शोधन कहा जाता था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन कहलाता है, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहलाता है आर्यभट्ट, सॉरी
भारत का आइंस्टीन कहलाता है आपका नागार्जुन। ये नागार्जुन महान बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे जो कनिष्क के समकालीन थे और कनिष्क की सभा में निवास करते थे। तो इन्होंने आपका जो बौद्ध धर्म में शून्यवाद दिया। बौद्ध धर्म की दो आपके तार्किक विचारधाराएं, विज्ञानवाद जिसके मैत्रेयनाथ थे, और दूसरा आपका जो नागार्जुन का शून्यवाद है, वो ये शून्यवाद जो नागार्जुन का है, ये आपका जो बौद्ध धर्म है भारत में विज्ञानवाद को पहली बार आपके बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यात करने वाला, तार्किक चीजों को लाने वाला जो धार्मिक संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म में इस क्षेत्र में शून्यवाद और विज्ञानवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शून्यवाद के निर्माता होने के कारण, शून्यवाद के प्रवर्तक होने के कारण, शून्य के नहीं शून्यवाद के, ये एक विचारधारा है, उसके कारण इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक का है, ना कि दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के हिसाब से तो इल्तुतमिश होना चाहिए। पहला मुस्लिम शासक दुनिया भर में जो इस्लाम है उसका उदय सऊदी अरब में हुआ, आपको पता है, जो आपका मक्का और मदीना है, वहां पर इसकी प्रक्रिया चली। बाद में मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम आया खलीफाओं के हाथ में, और बाद में खलीफा दो उसमें बट गए। एक उम्मयद खलीफा जो आपका अफ्रीका की तरफ चले गए मिस्र में, एक अब्बासी खलीफा जो एशिया की तरफ रहे बगदाद में। ठीक है, तो जो बगदाद के खलीफा थे उनके अधीन पहली बार इस्लाम ने साम्राज्यवाद शुरू किया था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम उनका पहला क्या था, शासक जिसने आक्रमण शुरू करे। लेकिन इस्लाम में सुल्तान की उपाधि, यामिन उल दावला की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था वो था महमूद गजनवी, जिसे इस्लामिक साम्राज्य का दाहिना हाथ कहा जाता है। इसी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? मुगल बादशाह, देखो परवर्ती मुसलमान जो शासक हैं उनमें आपका रोशन अख्तर नाम था। रोशन अख्तर नाम था मोहम्मद शाह का। 1719 से लेकर के 1748 तक ये आपका मुगल बादशाह रहा था। हालांकि औरंगजेब के बाद ये पतनकालीन मुगल बादशाह है, परंतु मोहम्मद शाह पतनकालीन जो आपके मुगल बादशाह हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के समय में आपका नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली में 1739 ईस्वी में, जो कोहिनूर हीरा और आपका मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया था। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मोहम्मद साहब की और है, मोहम्मद साहब का ये वास्तविक नाम था, ये उसकी उपाधि थी जिसके साथ वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसे इतिहास में जाना जाता है रंगीला बादशाह के नाम से। मोहम्मद शाह बहुत शौकीन व्यक्ति था। ये कहा जाता है कि आपके जब आपके अपने हरम में चला जाता था, हरम मतलब ये इस्लामिक काल में जो मतलब महिलाओं के रहने का स्थान होता था उसे हरम बोलते थे। अगर ये हरम में चला जाता था तो ये 3-3 महीने तक हरम के अंदर से बाहर नहीं निकलता था। वही नृत्य देखता था, शराब पीता था। वहां पर 2500 से अधिक आपके नृत्यंगनाएं महिला होती थी और 2500 हिंजड़े, मतलब 5000 से अधिक नृत्य करने वाले लोग हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे और उसी शौक में डूबा रहता था। इसीलिए इतिहासकारों ने उसे क्या कहा, रंगीला बादशाह कहा। अगला क्वेश्चन है, 1946 का तेभागा आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? तेभागा आंदोलन ये एक किसान आंदोलन था 1946 में, जो आपके बंगाल में हुआ था। विशेषकर किसानों ने जमींदारों और अंग्रेजों के जो आपके एक तरीके से ठेकेदार होते थे उनका विरोध करने के लिए किया था तेभागा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के काल में, आजादी से पहले इसमें केवल 3 महिला अध्यक्षाएं हुई हैं। पहली हुई थी एनी बेसेंट, वो विदेशी थी लेकिन महिला के रूप में पहली थी। दूसरी हुई थी आपका सरोजिनी नायडू, ये आपके महिला के रूप में दूसरी और भारतीय महिला के रूप में पहली थी। और तीसरी हुई थी नलिनी सेन गुप्ता, ये आपके तीसरी आपकी महिला अध्यक्ष थी आजादी तक। तो जो भारतीय महिला थी पहली अध्यक्षता, वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को।
16 अगस्त 1946 को कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा पूरे देश में दंगे फसाद छिड़वा दिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब ये था, क्योंकि एक्चुअल में जब कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आई तो कैबिनेट मिशन में साफ कह दिया गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं, 11 के 11 ब्रिटिश प्रांत के भारत का संघ बनेगा और उस संघ से बाहर रहने की अनुमति किसी को नहीं होगी, सबके लिए एक जैसा संघीय संविधान बनेगा। तो उसमें दूसरे देश नहीं बन सकते थे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। जबकि 1942 के क्रिप्स मिशन में यह कहा था कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर के भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, इनमें से यदि कोई पृथक रहना चाहता है तो वह रह सकता है। यानी कि एक तरीके से हामी थी अलग राष्ट्र की, लेकिन कैबिनेट मिशन में साफ इनकार हो गया। तो इसकी खींच निकालने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, अंग्रेज जाने वाले हैं भारत को छोड़ करके, फिर हमारा कुछ होना है नहीं, इससे बढ़िया तो टाइम से क्या करो, धमकाओ। तो उन्होंने दंगे फसाद छिड़ा दिए। नावाखोली में बहुत सारी आपकी हत्याएं हो गई। महात्मा गांधी ने वहां का दौरा किया। उससे विक्षिप्त होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अलग राष्ट्र बना दिया जाए, नहीं तो तब तक महात्मा गांधी कहते थे कि दूसरा राष्ट्र या पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। इसके बाद पूरी सहमति उनकी हो गई और सरदार पटेल जो रियासतों का एकीकरण कर रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आज तक हम पाकिस्तान दे नहीं रहे थे, अब अगर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नहीं भी चाहेगी तो भी हम पाकिस्तान देंगे। तो ये 16 अगस्त का दिन था जब पूरे देश में दंगे फसाद करा दिए गए। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। एक प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है उसके चुनाव के समय। देखो, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, सही तरीके से सुनना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा भी, राज्यसभा भी, और निर्वाचित सदस्य, वहां मनोनीत नहीं, क्योंकि वहां दो तरह के मनोनयन होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति विशेष योग्यता के आधार पर करता है, और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियनों का मनोनयन आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से करता है, जो अभी खत्म हो गया। आपके नए उसमें आपका एंग्लो इंडियनों के लिए आपके संविधान संशोधन करके उनकी सीटों को खत्म कर दिया गया, राज्य विधानमंडलों में भी और उसमें भी, लेकिन होता था तो वो वोट नहीं देते हैं राष्ट्रपति में। और दूसरा, राज्य के विधानमंडल में से विधानसभा वाला, विधान परिषद नहीं, विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद तो सबके पास है ही नहीं, उन राज्यों को ज्यादा वेटेज मिल जाएगा जिनके पास है, इसीलिए विधान परिषद सम्मिलित नहीं की गई है, केवल विधानसभा, जिसमें राज्यों की भी विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी की भी, तो उनके भी निर्वाचित सदस्य, वहां से भी मनोनीत नहीं। तो ये निर्वाचित सदस्य जुड़ा है दोनों सदन और राज्य विधान सभाओं में राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के समय में केवल संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लेकिन सभी के सभी सदस्य, उसमें निर्वाचित सदस्य शब्द नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य सही आंसर होगा। क्या होगा? दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि कोई भी दे सकता है, उसमें निर्वाचित होना अनिवार्य नहीं है। तो ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक, भारत में वैसे तो अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ आपके धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। भारतीय संविधान में आपका जो भी भारत में जो भी समुदाय भारत की आबादी में 50% से कम का प्रतिनिधित्व रखता है, तो वो समुदाय क्या कहलाएगा? अल्पसंख्यक। तो इसमें हो ये जाता है कि हिंदू को छोड़ करके सारे के सारे जो आपके समुदाय हैं भारत में, धार्मिक समुदाय, सबके सब अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो इसमें जो आपका अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 29 में है। वो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार रहेगा, उनसे छीना नहीं जा सकता है। वन एवं वन्यजीव राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? पहले वन और वन्यजीव होते थे राज्य सूची में, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी होती थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, ताकि वन और पर्यावरण के लिए केंद्र सरकार भी नियम और कानून बनाए और राज्य सरकारें भी बनाए। और 48 को भी जोड़ा गया, जो आपका वन्यजीव और उसकी सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो वन और वन्यजीव जो सूची है वो आपका इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा करके
समवर्ती सूची में लाई गई। अगला, संसद की प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्रवर समिति, ये प्राकलन नहीं है, गलतफहमी मत पालिएगा। प्रवर समिति, प्रवर समिति एक अस्थायी समिति होती है जो किसी कार्य विशेष के लिए बनाई जाती है, फिर उसके बाद रद्द हो जाती है। तो प्रवर समिति में जो टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 45, जिसमें से 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 15 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। टोटल होते हैं 45 प्रवर समिति। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का शुद्धतम, सबसे साफ पानी कौन सा है? नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा जल या आसुत जल? तो इसमें आसुत जल आपका सबसे शुद्ध पानी होता है, जिसे आप H2O बोलते हो, क्योंकि नल का पानी किसी विभिन्न स्रोत से आता है, नदी से आता है या फिर आपका भूमिगत जल स्रोत से आता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल वगैरह मिलावट होती है। समुद्री जल में बहुत सारे लवण होते हैं। वर्षा जल में आपका बहुत सारे आपके एसिटिक चीजें होती हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो भी एसिटिक कण धुएं के माध्यम से पहुंचते हैं वो आपके वर्षा जल के साथ बूंदों में घुल करके मिल करके आ जाते हैं। एसिटिक वर्षा भी इसी कारण होती है। आसुत जल ये सबसे शुद्धतम जल है, जो केवल क्या है? शुद्ध H2O, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है। ये ध्यान रखना कि जो इंजेक्शन होता है आपके इलाज के दौरान चिकित्सक उपयोग करते हैं, वो इंजेक्शन में जो जल उपयोग किया जाता है वो भी क्या होता है? आसुत जल। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शन तो लिक्विड के फॉर्म में घुले हुए आते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आते हैं, एक डिब्बी में पाउडर होता है, एक डिब्बी में पानी होता है। तो वो निडल से पहले पानी को खींच करके उसमें डाल करके घोलता है, तो वो जो डिब्बी में साफ पानी होता है वो आसुत जल ही होता है। इंजेक्शन में इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला खानों में विस्फोट के लिए उत्तरदायी गैस है। कोयला खानों में विस्फोट किसके कारण होता है? मीथेन गैस के कारण। मीथेन बहुत ही विस्फोटक और ज्वलनशील गैस है, जो आपके कार्बन के स्रोतों के ऊपर पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन के स्रोतों के ऊपर पाई जाती है। ये कोयला खदानों में ये होता है कि कोयले की खानों में आपके जगह जगह पर जहां गैप होते हैं उन जगहों पर ये गैस पाई जाती है। तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री या चिंगारी वगैरह उठती है तो ये धमाके के साथ वहां पर आग पकड़ लेती है, जिसके कारण कोयला खदानों में दुर्घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब अरबवां हिस्सा, अरबवां हिस्सा, 1 अरबवां हिस्सा। नैनो का मतलब अति सूक्ष्म पैमाने पर चीजों का अध्ययन करना, नैनो टेक्नोलॉजी जो है। तो नैनो का मतलब है 1 अरबवां हिस्सा। तो कोई नैनोमीटर कहेगा तो मीटर का 10 की घात -9वां हिस्सा, यानी कि अरबवां हिस्सा। नैनो सेकंड का मतलब 1 सेकंड का 10 की घात -9वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा क्या कहलाएगा? नैनो सेकंड कहलाएगा। तो ये नैनो जहां पर भी शब्द होगा वो 10 की घात -9 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, खतरे का रंग लाल होना प्रकाश के किस सिद्धांत का उदाहरण है? खतरे के रंग लाल क्यों बनाए जाते हैं? खतरे का रंग लाल ही क्यों होता है? खतरे का रंग, जैसे खतरे के लिए कोई सूचना है तो वो लाल इसलिए बनाई जाती है ताकि दूर से ही व्यक्ति देख ले, और सबसे दूर से दिखाई देने वाला रंग कौन है? लाल। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अदर रंग का क्या इसके क्रम में कम होता जाता है। बैगनी कलर का सबसे ज्यादा होता है, लाल कलर का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसलिए होता यह है कि लाल कलर हमें दूर से भी दिखाई देता है, जबकि और कलर हमारे पास पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित होकर के खत्म हो जाते हैं। तो जो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का गुण है, उसी के कारण लाल रंग दूर से भी दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग ज्यादा दूरी तक आपका दिखाई दे सकता है, वो नष्ट नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब हमसे दूर होता है तो हमें उसके आसपास केवल लाल रंग दिखाई देता है, और रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और विंटर लाइन की घटना जो मसूरी में आपने सुनी होगी, शिमला में सुनी होगी, शीतकाल में होती है, तो वो विंटर लाइन की घटना में जो लालिमा छाती है वो भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है ये। सेंट्रल CSO का काम है राष्ट्रीय आय की गणना।
नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है जो NSSO, इसका काम आपका राष्ट्रीय आय की गणना करना नहीं है, बल्कि आपका गरीबी वगैरह का आकलन करना, सर्वे सैंपल मतलब विभिन्न तरह के सैंपल लेकर के उनके सर्वे करने का काम ही करता है। जो आपका राष्ट्रीय आय का आकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कौन करता है? प्रायोजित मतलब प्रमोट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रमोट करने का काम करते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक मतलब जो आपका लेन देन का काम करते हैं, जैसे आपका SBI वाणिज्यिक बैंक है, PNB वाणिज्यिक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक आपका क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। तो ये जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करते हैं। जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर रहा है SBI, ठीक है। तो अधिकतर देश के ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों तक आपके वित्तीय जो आपका साक्षरता है वो पहुंचे, वित्तीय समावेशन हो, लोग बैंकिंग सुविधा से जुड़े, इसके लिए आपका प्रयास है ये। तो इसको आपका वाणिज्यिक बैंक ही संचालित करते हैं। उन्हें वित्तीय सहायता भी देते हैं, उनका प्रमोशन भी करते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मरखा घाटी जम्मू कश्मीर सही है, जूकू घाटी हिमाचल गलत है, क्योंकि जूकू घाटी है आपका नागालैंड में। जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो यही इसका सही होगा। सांगला घाटी हिमाचल में ही है, युयांग घाटी सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड द्वीप राजनीतिक रूप से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो एक महाद्वीप के बराबर बड़ा है, ठीक है। वो द्वीप आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखोगे तो ये प्लेट के साथ जुड़ा है उत्तर अमेरिका की। तो ये टेरिटरी में, तो भौगोलिक टेरिटरी में तो उत्तर अमेरिका की आती है, पर इस द्वीप पर अधिकार है डेनमार्क का। राजनीतिक रूप से इस द्वीप का अधिकारी यानी कि मालिक कौन है? डेनमार्क, इसी का कब्जा है इस पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण, अमरकंटक से जो नीचे की ओर बहती है नर्मदा, और जो ऊपर की ओर बहती है गंगा से मिलती है सोन नदी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सोन वाला। सोन नदी का उद्गम किससे होता है? अमरकंटक के पहाड़ियों से, जो आपका कैमूर श्रेणी में, सॉरी मैकाल श्रेणी में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे ज्यादा कोयला भारत में आपका झारखंड में। उत्पादन की दृष्टि से भी झारखंड ही चल रहा है, परंतु यहां पर सर्वाधिक भंडार भी कोयले के इसी में है। जो आपका दामोदर वैली है उसमें देश का सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। अगला, गारो जनजाति निवास करती है। गारो जनजाति, खासी गारो, ये दोनों जनजातियां, जो खासी गारो जनतिया पहाड़ियां हैं 3, ये आपके मेघालय में है। इन्हीं के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां खासी और गारो। जो आपका खासी गारो जानतिया है, इन्हीं पर आपका मासिन राम और चेरापूंजी जैसे स्थल है। तो ये इसका आंसर मेघालय सही होगा। तो ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तैयारी करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं की हमारी जो एसएस स्टडी चैनल है उसके साथ जुड़े रहिए। एसएस स्टडी ऐप से आप अपने लिए जो PDF कोर्स है उसे भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा एसएस स्टडी ऐप से आप जो RO ARO का या अन्य परीक्षा उत्तराखंड में है उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट या पेपर सेट टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं।